ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस बाय सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अच्छा जी, आपको याद होगा पिछली क्लास में तो हम मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको बताया कि भाई मोटिवेशन क्या है, और मैंने आपको बताया कि भाई मोटिवेशन वो रीजन है, वो वजह है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय काम करता है, मेहनत करता है, दिल लगा के काम करता है और जिंदगी में आगे निकलने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो एम्प्लॉय की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है या मेहनत कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक कंपनी है जिसके पास मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है तो क्या फायदा है। तो फायदा ये है कि भाई वो एम्प्लॉयज छुट्टियां कम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, प्रोडक्टिविटी हाई होगी और सो ऑन सो फोर्थ। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होती है, और उसके अंदर फिर हमने फाइनेंशियल मोटिवेशन की टाइप्स पढ़ी थी। सॉरी। आज जो है वो हम लोग एज पर माय कमिटमेंट कि हम नेक्स्ट क्लास में मोटिवेशनल थ्योरीज शुरू करेंगे। तो आज जो है वो हम लोग एक थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस फर्स्ट थ्योरी दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस टुडे इज बेसिकली ए थ्योरी बाय फ्रेडरिक टेलर, जिसे कुछ लोग FWY टेलर भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ये मोटिवेशन की थ्योरी स्टार्ट करें, आप याद रखिएगा ये जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी आज पढ़ेंगे और उसके बाद जो पढ़ेंगे एक थ्योरी के अलावा जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा भी। जब तक हमारी ये थ्योरीज चल रही जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी कंटेंट थ्योरीज है। ठीक है जी। आई रिपीट, ये जो सारी की सारी हम जो मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सारी की सारी कंटेंट मोटिवेशनल थ्योरीज हैं। अच्छा जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जरा जल्दी से हम फ्रेडरिक टेलर की मोटिवेशनल थ्योरी पर चलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज आपको जो याद रखनी है वो ये कि ये जो हमारे सामने फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं। ये जो आपके सामने मोटिवेशनल थ्योरी आपको नजर आ रही है FW टेलर की या फ्रेडरिक टेलर की, इस टेलर की थ्योरी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करो आगे आपके सामने तो आपको नजर आ रहा होगा टेलर भैया की डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो एज यू कैन सी कि दिस थ्योरी, दिस गाय वाज बोर्न वे बैक इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। ठीक है ना। तो ये बहुत पुरानी थ्योरी है। लेकिन मजे की बात ये कि इस थ्योरी के बाद दुनिया में ये जो फ्रेडरिक टेलर ने थ्योरी बनाई, इस थ्योरी के बनने के बाद में बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि एम्प्लॉय मोटिवेशन नाम की भी कोई चीज होती है। अब आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये इतनी पुरानी थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस थ्योरी की बहुत सारी रेलेवेंस जो है वो आज की दुनिया में खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो उसका सिंपल मतलब ये कि भाई रीजन ये है कि एक जो भैया थे फ्रेडरिक टेलर, इनकी मेहनत के बाद, इनकी जो है वो हार्ड वर्क और रिसर्च के बाद दुनिया में जो है वो मोटिवेशन नाम का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा भाई, अब इनकी थ्योरी की रेलेवेंस क्यों खत्म हो गई है उसको भी मैं आपको जरा समझाता हूं, उसको आप गौर से समझें। देखिए, इफ आई लुक एट माई लाइफ टुडे, यानी अगर आप अपनी लाइफ या मेरी लाइफ को आज देखो और आप अपनी लाइफ को और अपने पेरेंट्स की लाइफ को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ को कंपेयर करो तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूं वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, बट ये जरूर याद रखो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनकी जिंदगी में यही केस अप्लाई हो रहा है। यानी ये जो थ्योरी है टेलर की, ये तकरीबन आज से 120-30 साल पुरानी थ्योरी है, 1880s के आसपास की है। अच्छा, पुराने जमाने में लोगों की जो जिंदगियां थी वो बहुत सिंपल थी। अगर आप देखो तो पुराने जमाने के लोगों में जिंदगी में था क्या। वो मेहनत करते थे, वो काम करते थे, उनकी जिंदगी में मेहनत और काम के बाद क्या था? खाना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। पुराने जमाने के लोगों में इन तीन चीजों के अलावा था क्या? आज अगर आप देखते हो तो हमारी और पुराने जमाने के लोगों की जिंदगियां बहुत चेंज हो चुकी है। हमारे पास ब्रांड्स है, सेलफोन है, वेकेशन है, डिनर है और हैंगआउट्स है और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है जिंदगी के अंदर।
जिसके बेसिस पर हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। आज अगर मैं और आप अपने आप को देखते हैं कि यार हम किस किस्म की, व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ आर वी लिविंग इन टुडे, हम अपने आप को बेसिक नीड्स पे नहीं देखते। हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पर अपने आप को आज देखते हैं। ठीक है ना। बट बैक इन द 18th सेंचुरी, 1880s, लोगों की जिंदगियों में ये फोन, टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम, शोइंग ऑफ, चेक इन, ये सारी चीजें नहीं थी भाई। वो लोग बेचारे बहुत सिंपल लोग थे। वो मेहनत करते थे, मेहनत करके अपने लिए खाना अर्न किया, फूड, क्लोथिंग अर्न किया और शेल्टर अर्न किया। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। इसके आगे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो अगर मैं अपने दादा की बात करूं या मैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करता हूं, तो अगर आप नोटिस करो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होगी अपने टाइम पर। ठीक है। उनका मोटिव क्या था मेहनत करने का? उनका जिंदगी का मोटिव मेहनत करने का ये था कि वो आपको फूड, क्लोथिंग, अपने बेटे को यानी आपके माँ बाप को फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर देना चाहते थे। यानी ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने जमाने में मेहनत करते थे बेसिक नेसेसिटीज के लिए, क्योंकि उस जमाने में तो बेसिक नेसेसिटीज के आगे कुछ था ही नहीं। अच्छा जी। फिर फिर आया मेरे पेरेंट्स का और आपके पेरेंट्स का टाइम। आपके और मेरे पेरेंट्स ने, उनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो मिल गया था, उनको तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दादा दादी ने या नाना नानी ने मेहनत की थी। मेरे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर से ज्यादा किस चीज के भागे? लग्जरीज के पीछे भागे। क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी आई, नई नई चीजें आई, एक नया टर्म आ गया दुनिया के अंदर, लग्जरी। तो मेरे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स ने जिंदगी भर मेहनत की और वो लग्जरीज के पीछे भागे। अब मैं और आप, माने या ना माने, ठीक है ना, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, यस, बट मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी लग्जरीज ऑलरेडी हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हमारे पास है, हम उसको देखते भी नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि भाई दुनिया में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर थोड़ी है कुछ, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। तो अब हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर नहीं देखते, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे सामने। ठीक है ना। हम लग्जरीज को भी नहीं देखते। लग्जरीज तो हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। इंटरनेट है, सेल फोन है, लैपटॉप है, बहुत कुछ है। आप मेरे पास इस वक्त मेरा लेक्चर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पे या जूम पे, कहीं भी लग्जरीज तो है। आज की जो जनरेशन है वो लग्जरीज से ज्यादा किस चीज के पीछे भाग रही है? एक्सपीरियंस के पीछे। अगर आप नोटिस करो ना, आज की जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो भाग रही है किस चीज के पीछे? एक्सपीरियंस। अब भाई एक्सपीरियंस जो है ना, ये ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली। एक इंसान कितना ही कुछ एक्सपीरियंस कर लेगा, ये जो वर्ड है ना ब्रो, एक्सपीरियंस, ये ले डूबती है। इंसान हर गलत चीज एक बार के एक्सपीरियंस के चक्कर में ट्राई करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज के दौर में जो इस्लामिकली अलाउड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों? ब्रो, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के चक्कर में। तो पुराने जमाने के लोगों की जिंदगी बहुत सिंपल थी, आज के जमाने के लोगों की जिंदगी जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। इसीलिए जो थ्योरी हम आज पढ़ रहे हैं ना फ्रेडरिक टेलर की, ये इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि लोगों की जिंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो चुका है। 12, तो 18th सेंचुरी की थ्योरी है फ्रेडरिक टेलर की। पुराने जमाने में ये बहुत बड़ी थ्योरी दी उन्होंने, उसके बाद फिर दुनिया में मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट भी आया। अच्छा भाई, अब इनकी थ्योरी उस जमाने में सक्सेसफुल क्यों थी, ये कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, जब टेलर भैया ने ये थ्योरी बनाई, उस जमाने में अगर आप देखो तो उस जमाने में जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास अनट्रेन्ड वर्कर्स होते थे, नॉन स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हुआ करते थे। यानी टेलर भैया के जमाने में स्पेशलाइजेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशलाइजेशन मतलब जब एक इंसान एक ही काम बार बार करता है ना, वो स्पेशलाइज हो जाता है। मैंने आपको बताया भी, जो हमारी गली मोहल्ले में जो चाय बनाने वाले हैं, सुबह से लेकर रात तक चाय बनाते हैं, वो चाय बनाने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो उस जमाने में जब टेलर भैया ने ये थ्योरी दी, उस वक्त एक तो वर्कर्स को ट्रेन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, स्पेशलाइजेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी कि आप बोले यार ये एम्प्लॉय एक्सपर्ट है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। दूसरी चीज, ये जितने भी एम्प्लॉयज थे, देवर पुअरली लेड,
बाय मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। यानी उस जमाने में मैनेजर और सुपरवाइजर इटसेल्फ वो खुद भी ट्रेन नहीं होते थे। एक तो वर्कर्स की ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दूसरा मैनेजर और सुपरवाइजर जो थे वो खुद भी ट्रेन नहीं होते थे। अब जब मैनेजर सुपरवाइजर खुद ट्रेन नहीं है तो वो वर्कर को अच्छी तरीके से कैसे ट्रीट करेगा? आज के जमाने में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आज आपको कोई पूछे कि यार आप अपनी कंपनी के लिए मैनेजर रखने जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या क्वालिटी उसमें ढूंढोगे आप? तो आपका सबसे पहले जवाब आएगा भाई मैनेजर रख रहा हूं तो ही हैज टू बी ट्रेन्ड, ही हैज टू बी स्किल्ड, ही हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। एला मेला बंदा नहीं चाहिए मुझे मैनेजर में। लेकिन उस जमाने में मैनेजर की ट्रेनिंग या सुपरवाइजर की ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब मैनेजर और सुपरवाइजर ट्रेन नहीं होते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयज को भी उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे जिस तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रीट करना चाहिए। अच्छा भाई, तीसरा प्रॉब्लम, आज के जमाने में प्रॉपरली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। यानी जो बड़ी बड़ी, मैं छोटी कंपनीज की, बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं ना, वहां पर प्रॉपर एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। एचआर के चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है, जॉब एनालिसिस होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनती है, कैसा बंदा चाहिए, किस तरह का बंदा चाहिए, तो है ना, उसको जो है वो फिर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, फिर लोग अप्लाई करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन होती है, फिर अलग अलग कंपनीज को कंपनी एम्प्लॉयज को कंपनी बुलाया जाता है। पूरा एक प्रोसेस है ना। पुराने जमाने में ऐसा कोई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का चक्कर नहीं था। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि पुराने जमाने में जब टेलर भैया ने ये थ्योरी बनाई थी उस वक्त रैंडम बंदों को जॉब पर रख लिया जाता था। एवी एवी तेवी बंदे को रख लिया, चेक ही नहीं किया जाता था कि जिस बंदे को जॉब पर रखा जा रहा है वो केपेबल है या नहीं। और यही बात हमें पहले वाले पॉइंट में भी नजर आई, है ना, कि ट्रेनिंग वेनिंग का, स्पेशलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसका मतलब जो है जैसा है रख, काम पे आया फैक्ट्री वाले ने रख लिया, बहुत ज्यादा कंसर्न शो ही नहीं किया। अच्छा भाई, उसके बाद वर्कर्स वर रिक्रूटेड ऑन डेली बेसिस विद नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत खतरनाक बात है। यानी उस जमाने में वर्कर को कोई प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी और डेली बेसिस पर रखा जाता था। वर्कर आया फैक्ट्री में, आज के दिन काम किया चला गया, एक दिन की पेमेंट दी, गो होम। अब वर्कर कल आए ना आए अलग का केस है। वर्कर को कोई खास काम आता था नहीं आता था, अलग केस है। इसका मतलब यह कि पुराने जमाने में जब टेलर ने यह थ्योरी दी उस वक्त ना तो कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम्स थे, ना इंप्लॉय को प्रॉपर काम सिखाया गया, बस जो था जैसा था एवी तैवी दुनिया चल रही थी। तो तब टेलर भैया ये थ्योरी लेकर आए। तो काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि उस जमाने में टेलर की थ्योरी इतनी ज्यादा क्यों जो है वो सक्सेसफुल थी और आज के जमाने में क्यों सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है ना, एक तो मैंने आपको बताया जिंदगी का फर्क था, दूसरा मैंने आपको तीन चार चीजें बताई। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक चीज आप याद रखें, ये जो हम टेलर की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं आज, दिस थ्योरी ऑफ टेलर is basically very much focused on financial motivation, very much focused on financial motivation। टेलर भैया का यह मानना था कि दुनिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है इंप्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। मतलब टेलर भैया को पैसे के आगे कुछ नजर ही नहीं आया। उनको लगता था कि इंसान वर्कर काम करने आता है सिर्फ पैसे के लिए, वर्कर की जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। बात तो ठीक थी, मैंने आपको भी बताया ऐसा क्यों था। लोगों की जिंदगी में फूड क्लोथिंग शेल्टर के अलावा था क्या? तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स चाहिए थी ना। जितने भी वर्कर्स थे उनकी जिंदगी में फूड क्लोथिंग शेल्टर के अलावा तो कुछ था ही नहीं, तो उनको तो सिर्फ बेसिक नीड्स चाहिए थी। तो उस जमाने में सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन का रोल होता था एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, अब नहीं, क्योंकि अब जिंदगी चेंज हो चुकी है। लोगों का जीने का तरीका, लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका, सब कुछ जो है वो बदल चुका है। ठीक है जी, तो ये बेसिक था हमारे पास टेलर की थ्योरी। देखा अब टेलर की थ्योरी में किस तरह मोटिवेट करते हैं, क्या होता है, उसको जरा भी हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या है टेलर की थ्योरी में
जो इन्होंने पूरी की पूरी मोटिवेशन की कहानी बना दी, और इसके बाद से जो है वो मोटिवेशन स्टार्ट हुई। तो टेलर ने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का एक तरीका बताया। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो हम टेलर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मोटिवेशन। मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं। टेलर का यह मानना था कि दुनिया में अगर एग्जिस्ट करता है कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन है। वर्कर सिर्फ पैसे के लिए आता है, पैसे के अलावा वर्कर के दिमाग में और कुछ नहीं है। अब पैसे लेकर किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए, पैसे को लेकर एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, या पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कंपनी के अंदर कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाए, ये पूरा एक प्रोसेस है जो टेलर भैया ने समझाया। ठीक है, अब मैं आपको बड़ा एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। लेट से एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। टेलर भैया ने बोला अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहती है, या एक कंपनी ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज ज्यादा काम करें या बेहतर काम करें, तो किस तरीके से एम्प्लॉयज से काम ज्यादा लिया जा सकता है, वो एक तरीका बताया उन्होंने। उन्होंने बोला भाई सबसे पहले अगर एक शर्ट बनाने में, मैं आपको एक शर्ट बनाने वाली कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझने थोड़ा सा आसान हो जाए। तो टेलर भैया ने बोला फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है। सबसे पहले मैनेजर को क्या करना चाहिए, वर्कर्स को सेलेक्ट करना चाहिए और उनको कोई ना कोई टास्क देना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, उसमें लेट से 500 बंदे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 100 बंदे आइडेंटिफाई किए और उन 100 बंदों को टास्क दे दिया। क्या टास्क दे दिया कि भाई तुम जो है वो ये शर्ट बनाना शुरू करो। अच्छा भाई, अब ये 100 के 100 बंदों ने शर्ट बनाना शुरू कर दिया। अब शर्ट बन रहा है, शर्ट बन रहा है, शर्ट बन रहा है। उसके बाद टेलर ने बोला कि जब आपने अपने वर्कर्स को सेलेक्ट कर लिया एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो अब आपके वर्कर्स जो है वो टास्क कर रहे हैं। अब वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शर्ट बनाने के लिए, वर्कर आइडेंटिफाई करो, उनको शर्ट बनाने का टास्क दे दो, तो वर्कर शर्ट बना रहे हैं। जब वो वर्कर शर्ट बना रहे, टेलर ने बोला आपको अगला काम क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करो। मैनेजर को क्या करना है, अपने वर्कर्स को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बंदा कैसे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कौन डिफेक्टेड शर्ट बना रहा है, कौन डिफेक्टेड शर्ट नहीं बना रहा, कौन ज्यादा शर्ट बना रहा है, कौन कम शर्ट बना रहा है, आइडेंटिफाई करो। सॉरी, वो करो, ऑब्जर्व करो। अच्छा भाई, ऑब्जर्व करते रहे। और फिर उससे बोला जब आप ऑब्जर्व कर रहा होगा मैनेजर, वो रिकॉर्ड करता रहे, वो रिकॉर्ड करता रहे कि जो शर्ट बन रहा है, कितना टाइम लग रहा है शर्ट बनने में, टाइम रिकॉर्ड करें अलग अलग एम्प्लॉय का, कि भाई एम्प्लॉय 1 कितनी देर में बना रहा है, एम्प्लॉय 2 कितनी देर में बना रहा है, एम्प्लॉय 4 कितनी देर में बना रहा है, रिकॉर्ड करता रहे टाइम। अच्छा भाई, टाइम रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, उसके बाद उसने बोला सिर्फ टाइम रिकॉर्ड नहीं करना, टाइम रिकॉर्ड करने के बाद अब जब आपने सारे, जैसे मैंने 100 एम्प्लॉयज को शर्ट बनाने का टारगेट दिया ना, सारे के सारे 100 एम्प्लॉयज ने शर्ट बना दी। अब वो कहता है जब आपने टास्क दे दिया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने काम शुरू कर दिया, अब ऑब्जर्व करो कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है। अब हर एम्प्लॉय का टाइमिंग नोट करो कि कौन सा एम्प्लॉय कितने टाइम में काम कर रहा है। बोले जैसे ही आप हर एम्प्लॉय का टाइम लिखना शुरू करोगे उसकी परफॉर्मेंस का, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय सबसे तेज काम कर रहा है, या फिर किस मेथड, अब शर्ट बनाने की भी तो बहुत सारे मेथड्स है ना, किस मेथड के थ्रू सबसे ज्यादा तेजी से शर्ट बन रहा है, वो कौन सा एम्प्लॉय है और वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा शर्ट बन रहे हैं। तो पता चला भाई 100 एम्प्लॉयज को काम दिया था शर्ट बनाने का, ठीक है ना, 99 एम्प्लॉयज रोज का एक शर्ट बना रहे, एक एम्प्लॉय है जो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मेथड यूज कर रहा है, और ये स्लाइटली डिफरेंट मेथड यूज करने की वजह से वो एम्प्लॉय जो है वो एक की जगह 3 टी शर्ट बना रहा है। अब ये बड़ी बात है ना यार, सारे एम्प्लॉय एक बना रहे हैं और एक एम्प्लॉय 3 टी शर्ट बना रहे हैं। सो हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर एम्प्लॉयज इज 3 टाइम्स, हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर एम्प्लॉयज इज 3 टाइम्स। अच्छा भाई, बोला है ये तो बड़ी बात। तो जैसे ही आप क्विकेस्ट मेथड आइडेंटिफाई कर लो कि किस मेथड के थ्रू या किस इंप्लॉय के थ्रू सबसे ज्यादा टी शर्ट बन रहे हैं, इंप्लॉय को आइडेंटिफाई करोगे ना
कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आप मेथड आइडेंटिफाई कर लो, एम्प्लॉय आइडेंटिफाई कर लो, मोर और लेस वही बात हो गई, क्योंकि एम्प्लॉय के थ्रू भी आपने मेथड ही आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे ही आपके पास क्विकेस्ट मेथड आइडेंटिफाई हो जाए कि यार किस मेथड के थ्रू सबसे ज्यादा टी शर्ट्स बन रहे हैं, फिर अब आप क्या करो, आप सारे जो 99 एम्प्लॉयज हैं उन सबको बोलो कि भाई आप अपने तरीके छोड़ो, अब कोई एम्प्लॉय अपने तरीके से काम नहीं करेगा। आप सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है, वो ये जो एक बंदा कर रहा है या ये जो एक मेथड है जिसके थ्रू एक दिन में 3 टी शर्ट बन रहे हैं, अब आप सारे के सारे ये क्विकेस्ट मेथड यूज करोगे, अपने तरीके से काम नहीं करोगे, इस मेथड से काम करोगे। ये जो है वो अब सारे इंप्लॉयज को मैंडेटरी कर दिया कि आपने जो है वो ये मेथड फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जब सारी कंपनी ये मेथड यूज करना शुरू कर देगी तो फिर उसने बोला भाई अब मैनेजर को चाहिए कि सुपरवाइज करे कि वाकई में जो 99 बंदे थे, 99 जो बंदे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसको दिमाग में मत बैठा लेना, ये जो 99 बंदे थे अब सुपरवाइज करे मैनेजर के, ये सारे बंदे ये जो क्विकेस्ट मेथड इनको बताया है क्या ये फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, क्यों इतनी मेहनत की गई, इसीलिए ना कि सारे क्विकेस्ट मेथड जो है वो फॉलो करें। अब देखना भी तो है कि यार ये जो इतनी मेहनत की गई है, क्या ये वाकई में सारे इंप्लॉयज क्विकेस्ट मेथड फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। और फिर उसने बोला जब आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लो फिर एंड में इकोनॉमिक मैन थ्योरी लगाओ। अब ये इकोनॉमिक मैन थ्योरी क्या है, तो भाई इकोनॉमिक मैन थ्योरी ये है कि जब आप सारे इंप्लॉयज को मैंडेटरी कर दो कि सब के सब क्विकेस्ट मेथड जो आपने आइडेंटिफाई करके दिया है वो फॉलो करेंगे, आपको मेक श्योर करना है कि जब सारे के सारे इंप्लॉयज ये मेथड फॉलो कर रहे हो, फिर इंप्लॉयज को एट द एंड ऑफ द डे पे किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, विच इज पीस रेट। जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसी पेमेंट मिलेगी, जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसी पेमेंट मिलेगी, पे इंप्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था इंप्लॉयज को मोटिवेट करने का, जो हमें टेलर भैया ने बताया था आज से तकरीबन कोई 120-30 साल पहले। ठीक है जी, तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि भाई टेलर ने एक थ्योरी बनाई, एक मेथड बनाया, प्रोसेस बनाया साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से कि इंप्लॉयज को मोटिवेट कैसे करते हैं। तो उसने बोला भाई सबको एक काम दो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कौन सा बंदा बेस्ट काम कर रहा है, कौन सा मेथड है जो बेस्ट है, जो यूज हो सकता है। तो मेथड बेस्ट आइडेंटिफाई हो, सारे एम्प्लॉयज को जो है ट्रेनिंग दो और मेक श्योर करो या एम्प्लॉयज को रिस्ट्रिक्ट करो कि वही बेस्ट मेथड जो निकाला गया है उसको फॉलो करें। सारी कंपनी के जब एम्प्लॉयज वो बेस्ट मेथड को यूज करेंगे, सब अच्छा काम करने लग जाएंगे, और फिर एंड में इकोनॉमिक मैन की थ्योरी पे आ जाओ, परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे दो। अच्छा, अब जरा हम डिटेल में देखते हैं कि ये इकोनॉमिक थ्योरी क्या है। ठीक है ना, और इस पूरी इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पर आप जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने शुरू में क्या बताया आपको कि टेलर का क्या मानना था कि दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है कोई मोटिवेशन तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की फाइनेंशियल मोटिवेशन। ठीक है ना, टेलर ने क्या बोला, दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन है। दुनिया में अगर कोई मोटिवेशन एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब जरा हम डिटेल में देखते हैं। इकोनॉमिक मैन थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय मनी अलोन। ठीक है भाई, अगर आपको देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। टेलर का यह मानना था कि दुनिया में अगर कोई चीज एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है, दुनिया में अगर कोई चीज एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, या फिर वो चीज जो पैसे से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में वो पढ़े थे फ्रिंज बेनिफिट्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पैसे के साथ या डायरेक्टली पैसा। इकोनॉमिक मैन की जो थ्योरी बनाई टेलर ने, तो उसने ये बताया कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करता है इंसान को, या फिर वो चीज जो डायरेक्टली पैसे के साथ लिंक्ड है। अब बार बार मैं आपको बता चुका हूं क्यों उसका ऐसा सोचना था, क्योंकि आज से 120-30 साल पहले लोगों की जिंदगियों में फूड क्लोथिंग शेल्टर के अलावा कुछ था ही नहीं ना यार। जब कुछ था ही नहीं तो लोगों को कुछ फूड क्लोथिंग शेल्टर के अलावा चाहिए ही नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज अगर हम सोचते हैं ना कि पुराने जमाने के लोगों की जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उनके पास सेल फोन नहीं था, हाई फाई एजुकेशन और ये मेडिसिन और टेक नहीं थी, आई एग्री।
लेकिन उनकी जिंदगियों में बड़ी सिंप्लिसिटी थी, उनकी जिंदगियों में टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, जिंदगी बड़ी सिंपल थी। खैर, तो टेलर ने बोला भाई दुनिया में सिर्फ पैसे की मोटिवेशन है, या फिर वो चीज जो पैसे से रिलेटेड है वही इंप्लॉय को मोटिवेट कर सकती है। आगे उसने बोला दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी एंड सजेस्ट दैट वेज लेवल्स ऑन आउटपुट। उसने ये भी बताया आप देखोगे ना, अगर टेलर की थ्योरी का आखिरी पार्ट क्या कह रहा था, सब कुछ करने के बाद इंप्लॉय को जैसी परफॉर्मेंस हो वैसे पेमेंट दो। तो यहां पर यही वो कह रहा है, इसके अंदर डिटेल में जब हम इकोनॉमिक मैन थ्योरी पढ़ रहे हैं कि भाई जो वेज दी जा रही है वर्कर को, वो उसकी आउटपुट के हिसाब से होनी चाहिए। यानी जितना आउटपुट बनाया उसको वैसे पेमेंट दो। किसी ने अगर एक, अब क्योंकि मैं टी शर्ट के एग्जाम्पल पे वापस आता हूं, क्योंकि हम टी शर्ट की ही रेलेवेंस के ऊपर पूरी हमने थ्योरी एग्जाम्पल लगा के मैंने आपको ये थ्योरी समझाई है ना। तो अगर किसी ने दिन के किसी इंप्लॉय ने एक टी शर्ट बनाया तो उसको अलग पैसे दो, दो टी शर्ट बनाए तो अलग पैसे दो, तीन टी शर्ट बनाए तो अलग पैसे दो, अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग पेमेंट। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इंप्लॉय को मोटिवेट करने का तो एक ही तरीका है जो कि है पैसा। तो अगर इंप्लॉय को आपने दिमाग में यह बिठा दिया कि ज्यादा परफॉर्मेंस पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो इंप्लॉय ज्यादा परफॉर्म करेगा, ये उसके दिमाग में चल रहा था उस जमाने में। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने जो है वो पीस रेट का कॉन्सेप्ट दिया दुनिया में। पीस रेट आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में फॉलो होता है ना पीस रेट सिस्टम। अगर टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री, तो वहां पर ओनर ने डिसाइड कर दिया भाई 500 रुपए मिलेंगे एक टी शर्ट बनाने के, वर्कर आए जितने टी शर्ट बनाए 500 रुपए के हिसाब से ले जाए। तो अगर टी शर्ट की फैक्ट्री में 500 रुपए का रेट है, तो वर्कर आके एक टी शर्ट बनाए तो 500 ले जाएगा, दो टी शर्ट बनाए तो 1000 ले जाएगा, 10 टी शर्ट बनाए तो 5000 ले जाएगा। ये है पीस रेट का कॉन्सेप्ट। ये पीस रेट का कॉन्सेप्ट देने वाले टेलर भैया थे। इनको क्या लगा था कि इंप्लॉय को बता दो कि ज्यादा हर जो पीस आप बना रहे हो उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो अगर ज्यादा पेमेंट चाहिए तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे सॉरी। और अगर कम पे पीस बनाए तो कम पैसे मिलेंगे। तो इंप्लॉय को काइंड ऑफ एक थ्रेट ऑफ फियर में रखो कि अगर कम बनाए तो बेटा पैसे कम मिलेंगे, लेकिन साथ साथ दिमाग भी बना दो कि बेटा ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। उस जमाने में लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं था हुआ। आज के जमाने में आप किसी वर्कर को फोर्स करो ना कि ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, लोग बोलेंगे आपका हो गया दिमाग खराब। क्योंकि आज के जमाने में तो हमने बिटकॉइन और ये इन्फ्लुएंसर्स को, इसको उसको पता नहीं क्या क्या करते हुए देखा है, फ्रीलांसर्स को। अब तो ये होम बेस्ड अर्निंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। तो आज की जो बच्चा है वो बोलता है यार ये पैसे का जो है ना, वो हार्ड वर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के जमाने में हम क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क लीड्स टू मोर इनकम कंपेयर टू हार्ड वर्क। और पुराने जमाने में स्मार्ट वर्क वाला इतना चक्कर था नहीं, पुराने जमाने में एक ही चीज थी, हार्ड वर्क। मेहनत करो ज्यादा पैसे कमाओ। आज के लोग कहते हैं भाई मेहनत का पैसे से ताल्लुक नहीं है, स्मार्टनेस का है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जो जनरेशन है कंपेरेटिवली दे आर वेरी स्मार्ट। मतलब मेरे बचपन में आई वॉज रादर वेरी डम कंपेयर टू जब मैं आपकी एज में होऊंगा। आपके बाद जो आपके भाई बहन है ना, आप नोटिस करना वो आपसे ज्यादा तेज है स्मार्टनेस, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही तो हमारे जमाने में नहीं थी। ठीक है ना, तो जमाना चेंज हो गया बहरहाल। तो ये थी टेलर की पूरी थ्योरी। अब हम जरा इस टेलर की थ्योरी को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर भी जो है वो आपको पास पेपर के क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले इसकी थ्योरी को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं, अच्छा ये जो टेलर की थ्योरी में इवैल्यूएट करने जा रहे हैं अभी, इस टेलर की थ्योरी को हम किस चीज से इवैल्यूएट करेंगे, आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के थ्रू। आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के थ्रू। अच्छा मैं क्यों करवा रहा हूं ये सब कुछ, इसकी भी वजह है। इमेजिन करो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि देयर इज अ फैक्ट्री, देयर इज अ फैक्ट्री एंड दैट फैक्ट्री इज प्लानिंग टू यूज टेलर्स थ्योरी फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। जस्टिफाई, आर दे डूइंग द राइट थिंग, यस और नो। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास इवैल्यूएट करने वाला। तो भाई आपको पता है कि भाई टेलर की थ्योरी में मानना था कि सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन एग्जिस्ट करती है। टेलर की थ्योरी में पूरा प्रोसेस बताया कि भाई ऐसे 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 करो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। वो कह रहे हैं कंपनी ने सोचा है वो टेलर की थ्योरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सही करने जा रहे हैं गलत करने जा रहे हैं, जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई तो तभी कर सकोगे ना जब आपको टेलर की थ्योरी की रेलेवेंस पता होगी कि जो पुराने जमाने की जो 125 साल पुरानी टेलर की थ्योरी है उसकी आज के जमाने में रेलेवेंस क्या है। जब आप उसकी आज के जमाने की रेलेवेंस समझ पाओगे ना टू द मॉडर्न इंडस्ट्री,
फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये टेलर की थ्योरी आज के हिसाब से इंप्लीमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। जरा आगे देखते हैं क्या सीन है। वो कह रहे हैं ऑल्दो सम मैनेजर्स स्टिल बिलीव दैट मनी इज द ओनली वे टू मोटिवेट वर्कर्स। वो कहता है आज के जमाने में भी ऐसा है कि बहुत सारे मैनेजर्स को लगता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, पैसा। बट मोर कॉमन व्यू इज दैट वर्कर्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स। देखा, जब मैं शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं, पुराने जमाने के लोगों में और आज के जमाने के लोगों में यह फर्क है। पुराने जमाने के लोग पैसे के पीछे भागते थे, आज के जमाने के लोग बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक फैक्ट्री है, वो टेलर की थ्योरी लगाने जा रही है, सही करिए गलत करिए, तो आप वहां पर बताओगे कि भाई टेलर की थ्योरी लगा तो दोगे, इंप्लीमेंट तो कर दोगे कि भाई जो है वो ज्यादा काम करने पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम करने पे कम पैसे मिलेंगे। लेकिन इस चीज को भी याद रखो, अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी नीड पैसे के अलावा कुछ होगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप होगी या रिस्पेक्ट होगी या पावर होगी या कुछ भी ऐसा कुछ होगा, वहां पर ये थ्योरी फेल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ये चीज। दूसरी चीज, अब सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर योर जॉब। अब ये भी एक चीज है, ये भी समझनी पड़ेगी आपको। टेलर ने क्या बोला, उस जमाने में क्या होता था, डेली बेसिस पे काम होता था, किसी को भी रख लिया, आए काम किया चले गए। याद है ना, शुरू में मैंने बताया। और उस जमाने में वर्कर्स ना प्रॉपरली ट्रेंड होते थे, ना कोई स्पेशलाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट होता था। ये वर्कर के साथ प्रॉब्लम था। और फिर टेलर ने क्या बोला, सारे वर्कर्स सेलेक्ट करो, उनको टास्क दो और फिर आइडेंटिफाई करो। अब एक चीज जरा समझो, मैं उसी एग्जांपल पे वापस आता हूं जो मैं आपको दे रहा हूं। 100 एम्प्लॉयज हैं, 99 एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे। अच्छा, एक एम्प्लॉय 3 टी शर्ट बना रहा है, बाकी 99 एम्प्लॉयज एक टी शर्ट बना रहे हैं। तो जो एक बंदा ये बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है ना। अब मैंने इसका मेथड समझा, यार ये जिस मेथड पे काम कर रहा है इसका मेथड भी बहुत अच्छा है। तब प्रैक्टिकली तो आपको लग रहा है कि यार जो 99 एम्प्लॉयज हैं उनको बोलो कि आप ये जो परफेक्ट एम्प्लॉय है इसका मेथड फॉलो करो। एक चीज समझो, ये जो बंदा है ना जिसको एक की जगह 3 टी शर्ट बना रहे हैं, हो सकता है ये सेल्फ मोटिवेटेड हो। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी में होते ही सुस्त है, या उनको ऐसा काम मिल गया होता है जो इनके इंटरेस्ट का ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, आप मुझसे जिंदगी में मार्केटिंग करवा लो, सेल्स करवा लो, स्पीच करवा लो, मोटिवेशन करवा लो, सब करवा लो, मुझसे फाइनेंस का काम नहीं कराओ। आई एम एब्सोल्युटली द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैं लोगों को पैसे देके भूल जाता हूं, मुझे नहीं पता होता। कभी को बंद दोस्त दे रहा है पैसे, कभी ये बोला क्यों क्या हुआ, बोला तुमने दिए थे मैं भूल गया, अच्छा मुझे याद ही नहीं। मैं बहुत खराब हूं हिसाब किताब के मामले में। तो मेरे जैसे बंदे को अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दो और वहां पर आप बोलो कि भाई जो बेस्ट बंदा है ना फाइनेंस का, आपको इस तरीके से काम करना है, मैं लाख उसकी तरह आप मुझे काम करने को बोल दो, मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। यही चीज यहां पर है कि भाई टेलर की थ्योरी से पहले ये एम्प्लॉय को केयरफुली सेलेक्ट करने का भी तो एक प्रॉब्लम है ना। आप कहते हो कि भाई सारे एम्प्लॉयज को कि बेस्ट परफॉर्मर को फॉलो करो। भाई वो सारे एम्प्लॉयज बेस्ट परफॉर्मर को उस वक्त फॉलो कर सकते हैं जब आपने सारे एम्प्लॉयज भी तो बेस्ट परफॉर्मर के लेवल वाले रखे हो। अब आप 99 एम्प्लॉयज से कह रहे हो बेस्ट परफॉर्मर को फॉलो करो जो एक बंदा है। क्या 99 एम्प्लॉयज का वो कैलिबर है क्या वो बेस्ट परफॉर्मर को फॉलो कर सकें? क्या आपने एम्प्लॉय रखते वक्त ये देखा था कि ये जो 99 एम्प्लॉयज है इनका कैलिबर भी है या नहीं है उस बेस्ट परफॉर्मर को फॉलो करने वाला? तो आप अगर एम्प्लॉयज से चाहते हो कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, तो जब उनको हायर कर रहे हो, जब उनको सेलेक्ट करते हो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहे हो, तो ये भी मेक श्योर करो कि बेस्ट परफॉर्मर भी तो रखो। हर बंदे का काम बेस्ट परफॉर्मेंस देना नहीं है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स, हर बंदा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अगर हर एम्प्लॉय से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो रखो भी फिर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले। अच्छा जी, उसके बाद टेलर की थ्योरी में एक और चीज थी। वो क्या थी कि भाई सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करो और उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो, तभी तो क्विकेस्ट मेथड मिलेगा ना। यही तो तरीका था, सारे एम्प्लॉयज को टास्क दे दिया, फिर ऑब्जर्व करो एक एक करके कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सारे एम्प्लॉयज को देखना है, मॉनिटर करना है और फिर बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एम्प्लॉय जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब इसकी जरा मॉडर्न इंडस्ट्री में रेलेवेंस देखते हैं। ये जो है, इस प्रोसेस को हम लोग आज के जमाने में
टाइम इन मोशन कहते हैं। यानी टेलर से पहले ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि इंप्लॉयज को ऑब्जर्व किया जाए, कि इंप्लॉय यानी इंप्लॉय अप्रेजल जिसे हम कहते हैं, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, देखना कौन सा इंप्लॉय कम ज्यादा अच्छा बुरा काम कर रहा है। टेलर से पहले कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया टाइम इन मोशन का। अच्छा भाई, लेकिन जब ये टेलर ने ये काम स्टार्ट किया तो वर्कर्स को बुरा लगता था कि यार ये क्या मैनेजर हमारे पीछे जो है वो जिन्नात की तरह पड़ा हुआ है। वो कुछ होता है ना चिपकू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारा वक्त बस सफोकेट किया हुआ है, क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, सोए नहीं सोए, वो वाला सीन। इंप्लॉयज को बुरा लगता था कि यार ये क्या चिपकू हुआ है मैनेजर, हर वक्त हमें मॉनिटर कर रहा है, कौन कम बना रहा है, कौन ज्यादा बना रहा है, कौन स्लो कर रहा है, कौन फास्ट कर रहा है, किसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए। उनको बुरा लगता था यार ये जिन्नात की तरह हमारे पीछे पड़े हुए। लेकिन आज के जमाने में ये सारा काम होता है बट इंप्लॉयज के साथ डिस्कस होके। तो आज के जमाने में अगर आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे कि हाँ ये चीज अच्छी है। जब आप टेलर की थ्योरी इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें एक चीज अच्छी होगी कि मैनेजर इंप्लॉयज के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि भैया आप कैसा काम कर रहे हो, आप क्यों काम कर रहे हो, आप ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, और अगर कम परफॉर्म करो तो ऐसी क्या वजह है जो आप कम परफॉर्म कर रहे हो। ये पूरा एक सिस्टम है जो चल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप कोई एग्जामिनर पूछता है ना कि भाई टेलर का क्वेश्चन, कि भाई एक फैक्ट्री में टेलर की थ्योरी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो आप बोलो कि हाँ यार एक चीज अच्छी है उसके अंदर कि जब मैनेजर इंप्लॉय के साथ बैठेगा और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा तो उसमें एक चीज अच्छी ये हो जाएगी कि मैनेजर जो है वो इंप्लॉय के साथ बैठ के कोऑपरेशन के साथ डिस्कस कर सकेगा कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। अच्छा भाई, इसके अलावा एक और चीज जो मुझे नजर आती है, इस्टेब्लिश द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। ऑब्वियसली बात है, ये जो इतनी ख्वारी की थी मैनेजर ने, क्यों की थी कि भाई बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा इंप्लॉय बेस्ट मेथड फॉलो कर रहा है, और फिर सारे इंप्लॉयज को बताया जा सके कि भाई ये बेस्ट मेथड है, इस मेथड को आपने फॉलो करना है। अब इसकी जरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। दिस मेथड इज स्टिल एक्सेप्टेड एज इंपॉर्टेंट, यानी आज के जमाने में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन यूजिंग द बेस्ट वर्किंग वेज। बिल्कुल बात ठीक है कि भाई इंप्लॉय की परफॉर्मेंस, मेहनत मेहनत तो अपनी जगह है, उसको तो हम नहीं डिनाई करते, बिल्कुल है। लेकिन एक इंप्लॉय की परफॉर्मेंस इस चीज पर जरूर डिपेंड करती है कि इंप्लॉय कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है। तो सीधी बात है ना यार। अब मेरी टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, अब मेरा इंप्लॉय कितने टी शर्ट बनाएगा दिन के, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल डिपेंड करता है ये कि मेरा जो इंप्लॉय है वो किस तरीके से टी शर्ट बना रहा है। काम करने का जो तरीका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, परफॉर्मेंस के साथ। तो ये बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही थी टेलर भैया ने, जो आज के जमाने में भी मानी जाती है, आप भी मानोगे। ठीक है ना। आपका सब्जेक्ट में ए या ए स्टार या बी या सी या डी आ रहा है, ये डायरेक्टली लिंक करता है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे। वो है ग्रुप स्टडी हो रही है, देख ली हमने सारी जिंदगी ग्रुप स्टडी कैसे होती है, दोस्तों के साथ बैठ के, वो ग्रुप स्टडी नहीं होती। ठीक है ना, रात में पूरी पूरी रात जाग रहे हैं बच्चा, भाई क्या हुआ, पढ़ रहा हूं, पता है हमें पूरी रात जाग के क्या और किस तरह पढ़ रहा होता है। तो आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से काम करें, बात तो ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, जरा मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें। हाउएवर टेलर्स यूज ऑफ मैनेजर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स विद नो डिस्कशन इज मोटिवेट डीमोटिवेटिंग। हाँ ये जरूर प्रॉब्लम था उस वक्त। टेलर ने क्या किया, बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये बेस्ट मेथड है। 99 एम्प्लॉयर्स को बोला भाई आप सही काम नहीं कर रहे, जो एक बंदा ने ये अच्छे तरीके से काम करा है, सारे के सारे इसको फॉलो कर। अब कोई डिस्कशन नहीं हुई वहां पर कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सबको बोल दिया भाई ये मेथड फॉलो करो। तो अगर आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन आता है टेलर की थ्योरी का, तो आप बता सकते हैं भाई अगर कोई फैक्ट्री टेलर की थ्योरी लगा रही है तो वहां पर डिस्कशन नहीं होगी, सारे एम्प्लॉयज को फोर्स किया जाएगा कि आपने ये मेथड फॉलो करना है। तो इस वजह से इंप्लॉयज के अंदर डीमोटिवेशन आ सकती है। हाउएवर अगर इसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाए कि सारे के सारे बेस्ट परफॉर्मर को फॉलो करो, बट साथ में अगर डिस्कशन भी कर ली जाए तो ये प्रोसेस बेहतर हो सकता है, इंकरेज हुआ जा सकता है ना, इंप्लॉय की पार्टिसिपेशन होगी, इंप्लॉय पार्टिसिपेट करेगा डिस्कशन के अंदर, या टीम मीट वगैरह जो भी ग्रुप मीटिंग वगैरह होगी, या इंडिविजुअल मीटिंग हो जाए वन टू वन मैनेजर और एम्प्लॉय की। तो वर्कर की पार्टिसिपेशन जब आएगी ना तो ऑटोमेटिकली उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। और फिर फाइनली जो उसने कहा था पीस रेट सिस्टम भाई,
पीस के हिसाब से पैसे दो कंपनी के अंदर। अब आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा फॉलो होता है। यस, बहुत ज्यादा फॉलो होता है। बट एक प्रॉब्लम है, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रही है भाई। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या, काफी हद तक जा रही है ना। तो टर्शरी सेक्टर में पीस रेट सिस्टम अप्लाई नहीं होता। नहीं, पुराने जमाने में तो क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर विच वाज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब टर्शरी सेक्टर आ गया। अच्छा, टर्शरी सेक्टर की, अब आपने तो मेरे साथ पढ़ा है, किसी टीचर के साथ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा दुनिया टर्शरी सेक्टर से भी आगे निकल गई, क्वार्टरनरी सेक्टर पे आ गई। भाई जैसे जैसे दुनिया आगे आगे एडवांस होती जा रही है, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का काम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। कि एम्प्लॉय को आपने बोला जितने पीस बनाओगे उस पीस के हिसाब से पैसे दूंगा। अब एक सॉफ्टवेयर हाउस है या बैंक है या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो कोई गुड मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे, वो तो सर्विस बना रहे हैं। अब वो अपने, अगर वो टेलर की थ्योरी लगाना चाहें तो वहां तो पीस रेट का सिस्टम अप्लाई नहीं होता। तो वहां पर ये थ्योरी, यानी यानी इन सिंपल वर्ड्स, वो बिजनेसेस जहां पर टर्शरी सेक्टर या क्वार्टनरी सेक्टर फॉलो हो रहा है, वहां पर टेलर की थ्योरी फ्लॉप है। तो अगर आपको बता दिया जाए, एक स्कूल है जो टेलर की थ्योरी लगाना चाह रहे हैं, तो आप सब चीजें डिस्कस करने के बाद वहां पर ये भी बताओगे कि भाई टेलर की थ्योरी फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है। जहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है वहां पीस रेट फॉलो नहीं हो सकता। तो यहां तो आधी थ्योरी अप्लाई होगी, पूरी थ्योरी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं, तो ये तो सिस्टम फ्लॉड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पूरी की पूरी टेलर भैया की थ्योरी, जो कि बहुत पुरानी है। लेकिन इनकी थ्योरी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। उनका ये मानना था कि दुनिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन है। और फिर कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, क्या करना है, वो पूरी की पूरी थ्योरी हमने अभी डिस्कस की और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे। और साथ साथ हमने उसकी रेलेवेंस टू मॉडर्न इंडस्ट्री भी देखी। और मैंने आपको साथ साथ इंडस्ट्री की रेलेवेंस के साथ बताया भी कि अगर आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक फैक्ट्री अगर टेलर की थ्योरी इंप्लीमेंट करना चाह रही है तो किस तरीके से आप उसके अंदर इवैल्यूएटिव पॉइंट्स को रेस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एक 12 मार्क की क्वेश्चन में आप 12 और 12 स्कोर कर सकते हैं।